नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार बंसल है और मैं लंग कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। एट प्रेजेंट मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में मेडिकल डायरेक्टर हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का। आज मैं आपको कैंसर के बारे में, खासकर लंग कैंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका इलाज है और इसको कैसे अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। तो सर हमें आप ये बताएं कि लंग कैंसर है क्या? देखिए, लंग कैंसर, कोई भी कैंसर ले लीजिए आप, वो ये मानते हैं कि शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, अगर उनका अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए और वो डिफरेंशिएट करना बंद कर दें तो वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं और ये गांठ लंग्स के अंदर कहीं भी हो सकती हैं, दोनों लंग में हो सकती हैं, एक लंग में हो सकती हैं, और धीरे धीरे ये गांठ बड़ी हो जाती है और लंग के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। और बहुत सी बार ये गांठ से कोशिकाएं निकल के शरीर के दूसरे भाग में फैल जाती हैं। तो बहुत सी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं दूसरे सिम्टम लेके, जैसे कि कमर में दर्द होना या सिर में दर्द होना, उल्टी होना या फिर पेट में दर्द होना। तो जब कैंसर फैल जाता है तो जो लंग कैंसर के लक्षण है वे डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। तो सर ये कौन लोग होते हैं जिनको लंग कैंसर हो सकता है? देखिए, लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है, पर देखा ये गया है कि लंग कैंसर 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा देखा गया है। पर लंग कैंसर इज ए डिजीज ऑफ ओल्ड एज। लंग कैंसर को बनने में करीब 20 से 30 साल लगते हैं और ये देखा गया है कि स्मोकिंग का, चाहे वो बीड़ी पीते हों या सिगरेट पीते हों, बड़ा क्लोज रिलेशन है लंग कैंसर से। करीब 80% लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से माने गए हैं। 20% लंग कैंसर दूसरे वजह से होते हैं, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, इंसुलेशन में यूज़ होता है, तो इसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। या फिर आजकल जो डीजल का जो एग्जॉस्ट निकलता है ऑटोमोबाइल में, उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। या फिर आजकल निकिल है, क्रोमियम है, ये जो धातुएं हैं जो यूज होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अगर इनका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए तब भी लंग कैंसर हो सकता है। और एक लंग कैंसर और भी है जो कि हालांकि जो लोग स्मोक नहीं करते हैं, जैसे कि एक फैमिली के अंदर जो मेल पर्सन है जो स्मोक करता है, उसके जो फैमिली मेम्बर हैं जो कि स्मोक नहीं करते हैं पर वे पैसिव स्मोकिंग करते हैं, तो उनको भी लंग कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर होने के या कोई रिस्क फैक्टर है किसी के? देखिए, लंग कैंसर जैसे कि मैंने बताया कि मेन कारण तो स्मोकिंग ही है, और जो दूसरे कारण हैं जैसे कि एस्बेस्टोस से एक्सपोजर होना, और किसी पर्सन को पहले टीबी हुई है या किसी आदमी को पहले सीओपीडी जिसको हम बोलते हैं कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, या पहले उसका कोई एक्सपोजर हुआ है डस्ट से जैसे सिलिका से, या फिर कोई ऐसा आदमी जो कि निकिल क्रोमियम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, या आजकल जो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट निकलता है उसकी वजह से लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। और सर क्या सिम्टम होते हैं पेशेंट को जिनको लंग कैंसर है, जो अर्ली सिम्टम है या लेट सिम्टम है, कैसे हमको पता चले कि हमको लंग कैंसर की संभावना है? देखिए, लंग कैंसर के जो लक्षण हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार पेशेंट खांसी से प्रेजेंट करता है कि पेशेंट को खांसी आ रही है जो ठीक नहीं हो रही है। कई बार चेस्ट पेन, मतलब छाती में दर्द हो रहा है या छाती में भारीपन हो रहा है, और कई बार पेशेंट को सांस फूलती है, तब वो डॉक्टर के पास आता है। तो ये लक्षण लंग कैंसर के हो सकते हैं। इसके अलावा खांसी में खून का आना, वजन का कम होना या बुखार आना, या जब लंग कैंसर फैल जाता है जैसे कि बोन्स के अंदर फैल गया, तो कई बार पेशेंट हमारे पास हड्डी का पेन लेके आता है, खासकर कम बैक पेन लेके आता है। या कभी कभी लंग कैंसर अगर ब्रेन के अंदर चला जाए तो पेशेंट हमारे पास हेडेक, वॉमिटिंग करके आएगा या फालिज्म लेके आएगा, या फिर पेशेंट को भूख कम लगेगी, फीवर आएगा। जैसे कि जब ये लंग कैंसर लीवर के अंदर फैल जाता है तो उससे ऐसे सिम्टम आते हैं। तो लंग कैंसर के बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, और शुरुआत में जो सिम्टम आते हैं ये बड़े वेग होते हैं। इनको जो दूसरी बीमारियां होती है लंग की, उससे पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो क्या नॉन स्मोकर जो कि सिगरेट बीड़ी इन सब का सेवन नहीं करते, उनको भी कैंसर होने की संभावना है? जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये देखा गया है कि जो 20% लंग कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट्स को किसी और वजह से लंग कैंसर होता है, जैसे कि पैसिव स्मोकिंग करना या किसी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होना किसी चीज़ का, तो इस वजह से लंग कैंसर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग स्मोक करते हैं उन्हीं को कैंसर होगा, जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उनको भी हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे करते हैं हम? देखिए, लंग कैंसर के अंदर जो ट्रीटमेंट है, पहले हम डायग्नोसिस करते हैं कि लंग कैंसर है या नहीं। उसमें हम FNAC या बायोप्सी करते हैं जहाँ पे लंग मास होता है, और उसके बाद फिर हम करते हैं स्टेजिंग कि लंग कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। डायग्नोसिस और स्टेजिंग के बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते हैं कि अगर लंग का जो मास है वो कहीं फैला हुआ नहीं है तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। कुछ केस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें कि लंग कैंसर थोड़ा फैला हुआ होता है, उसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते। उस केस के अंदर हम उनको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी चलाते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 में आते हैं, यानी कि जब लंग कैंसर पूरी तरह फैल चुका होता है, तो उस समय उस मरीज को ठीक करना संभव नहीं होता है। तो उस समय हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं और रेडियोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। सर्जरी का भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई लीजन है जो कि कंप्रेशन कर रहा है, जैसे कि ब्रेन के अंदर एक सिंगल लीजन है, उसको निकाल सकते हैं। तो स्टेज 4 के अंदर भी तीनों थेरेपी का रोल है, यानी कीमोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी का एंड सर्जरी का। तो क्या लंग कैंसर को हम बचाव भी किसी तरीके से कर सकते हैं? क्या कोई प्रिवेंशन है इसका? देखिए, लंग कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। जैसे कि मैंने बताया कि 80% केसेस के अंदर लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है। अगर हम स्मोकिंग बंद कर दें तो लंग कैंसर नहीं होगा, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं हुआ। या फिर ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पर ये निकल क्रोमियम वगैरह का यूज़ होता है, अगर उनसे बचा जाए तो हम लंग कैंसर से बच सकते हैं। या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है अगर वो पॉल्यूटेड नहीं हो तो उससे भी लंग कैंसर की जो संभावना कम हो सकती है। और अपने बिल्डिंग में जब जिसमें घर में हम रहते हैं वहाँ पर हम देखें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके जो एस्बेस्टोस से मिलकर बनी है, अगर ऐसी चीज़ें उसको हटाया जाए तो ये सब तरीके हैं जो लंग कैंसर को कम करती हैं। अगर हम ये चीज़ बचाव करें तो लंग कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और क्या है डिफरेंट तरीके के लंग कैंसर, कुछ इसके प्रकार होते हैं? लंग कैंसर मेनली 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसकी जो परसेंटेज है करीब 20% है, और एक है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये करीब 80% लोगों को मिलता है। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर भी कई तरह की वैरायटी है, जैसे कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, ब्रोंकोएल्वियोलर कार्सिनोमा, जिसमें कि एडिनोकार्सिनोमा आजकल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की जो परसेंटेज है धीरे धीरे कम हो रही है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा की भी में 2 वैरायटी मिलती है, एक तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा प्योर और दूसरा मिक्स। क्या लंग कैंसर को हम अर्ली एज स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, लंग कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। होता क्या है कि जब शुरुआत में जो सिम्टम आते हैं वे बड़े वेग सिम्टम होते हैं। जैसे किसी को खांसी आ रही है तो वो खुद इलाज ना करके या केमिस्ट के पास अपनी दवाई ना लेके उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई भी सिम्टम जो लंबे टाइम तक चल रहा है, जैसे कि खांसी 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रही है, या खांसी में खून आ रहा है, या चेस्ट पेन हो रहा है, या सांस फूल रही है, अगर ये सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं तो लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और साथ में पूछना भी चाहिए डॉक्टर से कि भाई क्या ये लंग कैंसर के लक्षण तो नहीं है। दूसरी अवेयरनेस बात है डॉक्टर्स के अंदर भी, कि हमें भी सोचना चाहिए कि भाई ये हम लंग कैंसर को डील तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि लंग कैंसर को जल्दी पकड़ें तो उसके लिए हमें रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, जैसे कि एक्सरे टेस्ट करना चाहिए। अगर एक्सरे टेस्ट में कोई फाइंडिंग नहीं आ रही है और पेशेंट को सिम्टम्स हैं
उस केस के अंदर सीटी स्कैन कर सकते हैं या ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। यूजुअली इन इन्वेस्टिगेशन से हम लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो लंग कैंसर के पेशेंट्स आते हैं वो उसमें 99% लोग टीबी का इलाज ले रहे होते हैं पहले से। एक कॉमन सी बात हो गई है कि हम जब भी कोई एक्सरे में शैडो देखते हैं हम टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यूजुअली हमें डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करना चाहिए पैथोलॉजिकली, मतलब उसको मास से कोई पीस निकाल के उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए कि लंग कैंसर तो नहीं है। ऐसे में अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लंग कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। क्या हमारे खान पान, हमारी डाइट से लंग कैंसर पे कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, एज सच कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, बट ये जरूर है कि अगर ये देखा गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज और खाने के अंदर फ्रूट्स का होना, अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो लंग कैंसर, किसी भी कैंसर की इंसिडेंस कम हो जाती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि विटामिन ए की जो अगर आप अधिकता में खाते हैं तो उससे संभावना बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से स्मोकिंग ना करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें और फ्रूट्स और जूस पे ज़्यादा ध्यान दें तो लंग कैंसर की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। कोई आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत के कैंसर के लक्षण, चाहे वो लंग कैंसर हो या दूसरे कैंसर हो, बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं, यानी कि वे और अदर बीमारियों से अलग नहीं होते हैं। अगर हम जल्दी डायग्नोस करना चाहते हैं तो हमें अपने आप इलाज ना करके डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि आप ये जांच कराइए तो उसको कराना चाहिए। ये ना सोचें कि भाई ये शायद हो सकता है डॉक्टर कमीशन बंधा हुआ है। कोई भी डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए पेशेंट को नुकसान करना नहीं चाहेगा। अगर डॉक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से ही मालूम पड़ेगा कि कैंसर है या नहीं। दूसरा ये है कि आपको खुद डॉक्टर को इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई आप बताओ मुझे लंग कैंसर तो नहीं है। अगर हम ये चीज़ अपनाते हैं तो हम लंग कैंसर को जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं।